कुछ और दास्तानें हैं बहुत ट्रैजिक जो वाबस्ता है। उनमें से एक मुझे याद आती है कि मेरा छोटा भाई कर्नल मुबशर, अब तो रिटायर हो चुका, जब कैप्टन था तो एज लेज़ा ऑफिसर वो गया था K2 एक्सपीडिशन पे, अमेरिकन एक्सपीडिशन थी। मैं भी उन लोगों को मिला पिंडी में। जॉन स्मॉलिच उसका लीडर था। ये लोग जब गए हैं वहाँ पे बेस कैम्प में, तो एक रोज़ जॉन स्मॉलिच और एक और उसका साथी को पैमा वो रैकी करने गए हैं अभी ऊपर, वो शुरू नहीं की थी उन्होंने क्लाइंब, और ये लोग उनको देख रहे थे बिनॉकुलर्स से, और एक कहीं से एक आनन फानन नीचे आया है तोता बर्फ़ का और दब गए। तो बहरहाल रेस्क्यू के लिए ये लोग भागे। तो मुबशर का कहना था कि जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो सिर्फ एक हाथ जो था जॉन स्मॉलिच का वो बर्फ़ से बाहर था और इर्द गिर्द सॉलिड हो चुकी थी। ये जो सफूफ गिरता है ना बर्फ़ का, ये जब गिरता है तो विद इन सेकेंड वो लोहे से ज़्यादा सख्त हो जाता है। चुनांचे बड़ी मुश्किल से उसको खोदा और उसकी बॉडी को फिर गिल की मेमोरियल में दफन किया गया। आप जानते ही हैं एक बहुत हिस्टोरिकल जगह है कि वहाँ पे जो पहले गिलकी साहब को, और उसके बाद खो है एक, और उसमें जितने भी वहाँ पे हलाक होते हैं K2 पे, उन लोगों को अंदर उस खो के दाखिल कर दिया जाता है और बाहर एक किसी बर्तन पे उनका नाम खोद के लगा दिया जाता है। तो गिलकी मेमोरियल में सैकड़ों की तादाद में कोपैमा दफन है और उनमें से कुछ वर्ल्ड फेमस भी हैं। तो इसी हवाले से हुआ ये कि एक दफ़ा एक जापानीज़ एक्सपीडिशन वो अभी K2 की तरफ गई नहीं थी, तो तूफ़ान आया बर्फ़ का और हवा बहुत तेज़ चली, और इतनी तेज़ हवा चली कि उनके खैमे उखड़ गए और वो खुद जो थे पटके गए चट्टानों के साथ। इट हैपन्स, माउंटेन्स जो हैं उनका कोई एतबार तो नहीं होता। तो बहुत सारे वो हलाक हो गए, उन्हें भी वहीं दफन किया गया। इसके साथ जो कहानी है वो बड़ी अजीब व गरीब है। मैं गया वहाँ पे, स्कर्दू तबाह नज़ीर साबर से मुलाकात हुई। वो कहने लगा कि जो कोपैमा पिछले साल हलाक हुए थे K2 के दामन में, उनके बाल बच्चे आए हुए हैं और वो उनसे बातें करने के लिए और उनको विदा करने के लिए और उनको खुदा हाफिज करने के लिए और उनके साथ राब्ता करने के लिए आए। तो मैंने कहा कि आप उन्हें K2 लेके जाएंगे? कहने लगे हाँ, मैंने कोशिश की हेलीकॉप्टर की, लेकिन मौसम बहुत ख़राब है। 3-4 दिन हमने कोशिश की, हम वहाँ नहीं जा सके जहाँ वो दफन है। तो उसकी बजाय शिखर के पास ब्राल्डो उधर से आ रहा है, उन सब जापानीज़ ने अपने अपने प्यारों के नाम चिट्ठियाँ लिखी, उनके साथ बातें की, क्योंकि ब्राल्डो जो है वो उधर से आ रहा है, बाल्तोरो ग्लेशियर में से जन्म ले रहा है। बाल्तोरो ग्लेशियर जो है कंकोडिया से आ रहा है और कंकोडिया K2 से आ रहा है। तो उनका उसका एक रब्त बनता है K2 के साथ। तो वो कहते हैं कि वो रोते रहे और वो चिट्ठियाँ जो हैं और दिए वगैरह और अपने जो भी मजहबी जो लिखा हुआ था, जो भी इबारतें, वो ब्राल्डो के सुपुर्द करते रहे और ब्राल्डो बहता रहा। अच्छा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया के जो 8 बड़े, पूरी दुनिया के 8 बड़े ट्रैक्स हैं, उनमें K2 और स्नो लेक शामिल। तो स्नो लेक भी मैं गया, उसकी तफसील नहीं बयान करूँगा। 1-2 ग्लिम्पसेस जो, एक तो यह कि स्नो लेक पे जाना, वहाँ सांस लेना, उसको पहली नज़र में देखना, एक माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस। यू कैन नॉट बिलीव इन योर आइज़ कि ता हद नज़र फ्लैट एक स्नो, एक झील है, इसीलिए उसको स्नो लेक कहते हैं। तो सुबह सवेरे हम चल रहे थे। जाहिर है कि आप जब बर्फ़ पे चलते हैं या ग्लेशियर पे, तो धूप निकलने से पहले चलते हैं, क्योंकि धूप आ जाए तो वो ज़रा नरम हो जाती है बर्फ़, दरारें वगैरह जो है यहाँ हो जाती हैं, ख़तरनाक हो। तो हम चल रहे थे तो मुझे एक फड़फड़ाहट सी महसूस हुई कानों के बार बार, जो मुझे समझ नहीं आ रही। देन आई सॉ कि वहाँ तितलियाँ, मतलब इट्स अमेजिंग कि तितली जो गर्म मरतूब आबो हवा में पाई जाती है,
माइनस वहाँ पे 30 आम हो जाता है और बर्फदार है, वहाँ तितलियाँ कहाँ से आ गई। और उसमें जो हैरतनाक चीज़ थी, और ये मेरा चश्मदीद वक़ूआ है, कि एक तितली जो है, मेरा ख्याल है कि साथ में वहाँ पे कुछ चट्टानें थी, शायद वहाँ से आई। तो वो जब स्नोलोक के ऊपर आती थी ना, तो वहाँ का टेम्परेचर जो था माइनस होता था, तो थोड़ी देर फड़फड़ा के उसके बाद यकदम वो उससे हनूत होकर गिर जाती थी। और जब गिरती थी तो उसके साथ ही टेम्परेचर के वजह से उसके ऊपर एक पतली सी जो तय बर्फ़ की जम जाती। चुनांचे आप झुक के देखते थे तो लगता था कि एक तितली फ्रेम हुई हुई है, बर्फ़ का ऊपर फ्रेम। एक तो ये हैरत अंगेज़ मेरे लिए तजुर्बा था। महीने थे जुलाई अगस्त वगैरह के, तो 14 अगस्त आ गया। अब जाहिर है कि हम उस किस्म के पैट्रियाटिक पाकिस्तानी तो नहीं है जो नारे लगाते रहते हैं, लेकिन दिल के अंदर सिवाय पाकिस्तान के और कुछ नहीं है। तो फैसला हुआ कि 14 अगस्त जो है यौम आज़ादी, उस स्नो लेक पर सेलिब्रेट किया जाए। उसमें एक जो हमारी मुसलमानों की कमज़ोरी है वो तो ये थी कि उस रोज़ हलवा पकाया गया, और एक साहब ख़ास तौर पे इस ओकेजन के लिए सूजी और देसी घी लेके गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हलवे की जो खुशबू है और प्योर और पवित्र फ़ज़ा निथरी स्नो लेक की, मैं बता नहीं सकता। हम ऐसे ही मौलवी हज़रात को ब्लेम करते हैं, हलवे जैसी चीज़ कोई नहीं पूरी दुनिया में। अच्छा खैर, एक तो हलवा पकाया गया। उसके बाद सलमान है मेरा दोस्त, ऑस्ट्रेलिया से आया था, वहाँ से वो एक पतंग लाया था, वो रेडीमेड पतंगें होती हैं। तो वहाँ पे 14 अगस्त की खुशी में पतंग उड़ाई गई स्नो लेक के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि ये एक कोई गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड होगा कि स्नो लेक के ऊपर जाके आप कम से कम 14 अगस्त को पतंगें उड़ा रहे हैं, मतलब लाहौरिये जो हुए। तो मैं बिल्कुल मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। याकसराय, ये सब किताबें भी हैं और मेरे बहुत यादगार ट्रैक्स हैं। अच्छा, याकसराय का ख्याल कहाँ से शुरू हुआ? दो थे उसके मंबे। नंबर 1, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना, किताबें बहुत कम थी, गाइड बुक्स। ये थी शॉ की और इसकी थी मॉक की। शॉ की किताब जो थी उसमें मुख्तलिफ ट्रैक्स थे, लेकिन मसला ये था कि जो गोरे हजरात लिखते हैं ना, ये अपने हिसाब से लिखते हैं। मतलब ये लिखते हैं कि जनाब बयानथा से फ़लाँ जगह जाएं तो ये 6 घंटे का ट्रैक। अब हम चल चल के बेहाल हो गए, रात तक नहीं पहुँचे। उसकी वजह से वो उनकी कमबख्तों की शायद टांगें लंबी होती हैं, उनमें हिम्मत भी ज़्यादा होती है, हमारी तरह कढ़ाई गोश्त और हलवे नहीं खाते, तो इसलिए उनके ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता था। तो एब्सोल्युटली नो आइडिया कि कितने दिन लगेंगे।